पिछले क्लास में हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर को खत्म कर चुके थे, ठीक है, उस पर प्रॉब्लम भी कर चुके थे। अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वर्क पावर एनर्जी के बाद सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है। बहुत सारा बुक में जी सेंटर ऑफ मास चैप्टर बना करके नहीं दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है कि रोटेशन के साथ ही मर्ज करके दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ा देने से क्या होता है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो आसानी से डील हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी का बात हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या है ये पहले हम लोग समझते हैं। तो एक बॉडी है और इस पर तुम मान लो कि फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो पहले तुम लिख रहे थे F इक्वल टू ma, लिख रहे थे कि F का वैल्यू किसके बराबर है, ma के बराबर। ये तुम पहले पढ़ रहे थे न्यूटन सेकेंड लॉ। पहले क्या हो रहा था कि बॉडी छोटा होता था, तो बॉडी जब छोटा होता था तो हर पॉइंट का एक्सीलरेशन एक ही हो जाता था। लेकिन अब से हम लोग पढ़ेंगे जिसमें बॉडी बड़ा भी हो सकता है और उसमें रोटेशन भी हो सकता है, समझ में आया। तो जब रोटेशन होगा तो तुम देखोगे कि अलग अलग पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या है, अलग अलग। तो इसमें हम लोग एक कौन से पॉइंट का लिखेंगे क्योंकि अलग अलग पॉइंट का तो अलग अलग है। तो फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए कि F इक्वल टू ma जब लगाया जाए ना तो उस पॉइंट का एक्सीलरेशन लिखा जाए। अरे अलग अलग पॉइंट का एक्सीलरेशन अलग अलग, तो किसी ना किसी का क्या है एक्सीलरेशन लिखना है जी। तो किस पॉइंट का एक्सीलरेशन यहाँ पर लिखे कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई। समझ में आया कि नहीं। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ये इक्वेशन किसके लिए, रोटेशन के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए उस पॉइंट को पकड़िए जिसका एक्सीलरेशन यहां पर रखने पर इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। समझ रहा है कि नहीं। तो वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे F इक्वल टू ma, अब से क्या पढ़ेंगे F इक्वल टू m इंटू ACM। CM बोले तो सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास का यूज क्या है, तो कभी भी बॉडी बड़ा रहे, छोटा रहे, घूमते रहे, कुछ भी रहेगा, वो अगर रोड समझ आ रहा है कि नहीं। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन मैंने स्टेप लाइन में हो गया या ऐसे चल रहा है, वो घूम रहा है, उसको हम नहीं देख रहे, अभी चलने वाला का बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या करोगे कि फोर्स कहीं लग रहा है, उसको क्या करेंगे ना कि एक पॉइंट हम लोग देखेंगे जिसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है। उस जगह पर फोर्स लगता हुआ मानेंगे। वैसे समझना, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ढेर सारा फोर्स लग रहा है। तो अब वो उस फोर्स को कहां पर लगता हुआ माने कि F इक्वल टू ma लगाने पर ना हमारा क्या हो जाए कि इक्वेशन वैलिड हो जाए। तो वही बोला गया है कि जितना भी फोर्स लग रहा है ना सबको समेट करके एक पॉइंट पर लगा। समझ आ रहा है। तो जिस पॉइंट पर लगा देने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा वही सेंटर ऑफ मास कहलाता है। बाकी बोलने से क्लियर नहीं होगा। एक्चुअली हम क्या है कि इसको बहुत अच्छा से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, एग्जांपल से गुजरिएगा तो क्लियर होगा, ठीक है। डायरेक्टली कब तक बोलेंगे तरह गया कि क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है। तो पहला चीज तो ये ध्यान आपको रखना है कि F इक्वल टू ma जो पढ़ते थे आप क्या बोलेंगे, F इक्वल टू m इंटू a सेंटर ऑफ मास। समझ में आया। सेंटर ऑफ मास का फिजिकल मीनिंग क्या है ये तुम समझो थोड़ा सा। कोई भी बॉडी है तो मान लेते हैं ना कि इसका डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो आप ऐसा पॉइंट पकड़िए ना जिस पॉइंट के इर्द गिर्द में ज्यादा मास हो जाए, तो सेंटर ऑफ मास समझना उसी के जोन में रहेगा। कैसे कैलकुलेट किया था, कहां कैलकुलेट रहता है, ये तो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। समझ में आ रहा है। अभी बस केवल थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं, समझ में आए चाहे नहीं आए, बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। तो अगर ये यूनिफॉर्म है, समझना छोटू, अगर ये यूनिफॉर्म है तो क्या तुम यहां पर बोलोगे कि लगभग मास है, नहीं, इधर नहीं लग रहा है, ज्यादा है। तो पहले ज्योमेट्री के व्यू से देखो, तो ज्योमेट्री के व्यू से ये वाला हो गया सेंटर इसका। ज्योमेट्री के व्यू से जैसा डायग्राम है यहाँ पर, चूंकि इधर ज्यादा ना है तो इससे थोड़ा सा इधर होगा, ये सेंटर ऑफ मास। समझ में आया। अब ऐसे समझिएगा, अगर कोई डिस्क दे दिया, ये भी क्या है,
यूनिफॉर्म। तो इसमें क्या लग रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, एकदम बीचों बीच टाइप में। लेकिन अगर जो एक डिस्क बना दिया और बोल क्या दिया है कि इधर वाले जोन में ज्यादा डेंसिटी, समझ आ रहा है कि नहीं, इधर वाला में क्या है ज्यादा डेंसिटी है, इधर में कम डेंसिटी। तो बताओ तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो कैसे सोचेंगे, पहले सोचो कि अगर यूनिफॉर्म रहता तो कहाँ होता, यहाँ पर होता, लेकिन इधर ज्यादा मास है, ये समझ में आया कि कुछ इस साइड में होगा सेंटर ऑफ मास। तो अभी तत्काल डायग्राम के व्यू से आप यही समझिए, कोई दिक्कत लग रहा है। सेंटर ऑफ मास को मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे, अभी फिजिकली समझ लें। तो उसमें क्या समझना है कि जिस पॉइंट के इर्द गिर्द ज्यादा मास आपको जमा दिखेगा ना, समझ जाएंगे कि वही वाला पॉइंट क्या है सर। इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो बाद में बताएंगे कि पूरा मास को जहां समेट करके रख दिया जाए और F = ma लगाने पर वो इक्वेशन वैलिड हो जाए, तो वही सेंटर ऑफ मास कहलाता है। सेंटर ऑफ मास कोई रियल कांसेप्ट नहीं है, इसको तुम फाड़ के देखोगे तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास रखल दिखेगा। ये एक वर्चुअल कांसेप्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि सवाल बनाया जा सके, समझ आ रहा है। बाकी क्या क्या होगा वो हम देखेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है तो अभी बहुत समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन हम अपने तरफ से प्रयास किए कि फिजिकली तुम देख के बता सको कि सेंटर ऑफ मास किस जोन में होगा। ऐसा सवाल दे सकता है, समझ में आया ना, कि ऐसा दे देगा इधर ज्यादा भारी है, माने डेंसिटी है, इधर कम डेंसिटी है, तो अगर यूनिफॉर्म रहता तो कुछ यहाँ रहता, लेकिन इधर मास ज्यादा है तो उधर शिफ्टेड रहेगा। और एक वो एग्जांपल हम देते हैं यहीं पर, फिर बाद में वहां न्यूमेरिकल कर लेंगे। जैसे कि तुम बल्ला देखते हो तो इसमें ऐसा टाइप का होता है ना जी, ऐसा टाइप का, चलो डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस है जो कि L है, तो बताओ तो सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा, यहां से यहां L है तो यहां से L/2 पर रहेगा सेंटर ऑफ मास, नहीं कहां रहेगा, उधर रहेगा, क्योंकि इधर मास ज्यादा है ना। तो मतलब अभी तत्काल यही फीलिंग दे रहे हैं, बाकी मैप से उधर फीलिंग हम लोग देंगे, कोई दिक्कत लग रहा है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस माना गया है L, तो L/2 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, इससे इधर होगा क्योंकि मास उधर है। अब कितना उधर होगा उसके लिए तो क्या है कि इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी जा सकता है, समझ में आया, कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो आपको अप्रोक्स देगा, कोई नाम दे देगा, A दे देगा, B दे देगा, यहाँ पर C दे देगा, अरे बोलो यार, यहाँ पर D दे देगा, E हो जाएगा क्या, समझ आया। अभी बस यही फीलिंग दे रहे हैं कि अप्रोक्स आपको पता चल जाए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत लग रहा है। और अब हम लोग देखेंगे कि अगर डाटा दे रहेगा तब कैसे पकड़ेंगे। अब मेन कहानी स्टार्ट होगा, ये तो बस केवल थोड़ा सा हम बताएं, ये समझ में आ रहा है। पहले बोल रहे थे F = ma, अब बड़ा बॉडी रहेगा तब क्या बोलना पड़ेगा तुमको, F = A सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो निकालना सीखना, ठीक है। हो सकता है बहुत फीलिंग नहीं आ रहा होगा, यहाँ समझ में आएगा। चलो अब देखते हैं, तो पहला केस में लेते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट पार्टिकल, डिस्क्रीट पार्टिकल का मतलब क्या हो गया कि बॉडी अलग अलग है, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ। अब देखिए अगर डिस्क देखोगे तो उसमें क्या है कि मास सना हुआ है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि डिस्क्रीट अलग अलग पार्टिकल। अरे बोलो यार, तो एक पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट r1 वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर, इसका मास m1 होगा, ठीक है। दूसरा जो है उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, r2 बोल देते हैं, मास m2 होगा। इसी ढंग से तीसरा जो होगा उसका पोजीशन वेक्टर r3 बोल दे रहे हैं, और इसका मास कितना होगा, m3 होगा। ऐसे करके बहुत सारा हो सकता है। तो अब आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, समझ में आया। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधे रट जाना है कि r सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो m1 r1 प्लस m2 r2, ऐसे ही करके करोगे बाई m टोटल
बोले तो m1 प्लस m2 प्लस m3। एग्जाम्पल के बाद हम समझाएंगे कि सेंटर ऑफ मास का रियल मीनिंग क्या होता है। समझ आ रहा है ना? ऐसे कर करके होगा। अच्छा, ये हो गया जब तीनों कोऑर्डिनेट का चर्चा करेगा तो। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं कि x सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, तो m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे कर करके m3 x3 ऐसे करके जाइएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 या m टोटल बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। वैसे ही बाई सेंटर ऑफ मास कहेगा तो समझ में आ रहा है ना, m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 ऐसे करके करिएगा, अब बाई m टोटल वैसे ही कौन होगा, जेड वाला भी होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक। तो एग्जांपल से हम लोग थोड़ा गुजरते हैं। दिया हुआ है कि एक पॉइंट है 2 kg का, इसका कोऑर्डिनेट जो है 1,0 है। कोई और पॉइंट होगा? कुछ बोलो मास। 5 kg, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा -1 2 ले लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और ले लेते हैं, इसका मास मान लो कि 3 kg होगा, और कोऑर्डिनेट 0, 1, -2 कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। अरे बोलो यार, डायग्राम से तो तुम बता सकते हो कि इधर ज्यादा मास है तो एप्रोक्स कुछ इस साइड में होगा, एजी पर ही हो जाएगा नहीं तो इस में। अच्छा, ज्यादा इधर सटा दोगे तो ये ना दूर हो जाएगा। ज्यादा मास यहाँ पर है तो इससे नजदीक कुछ इस जगह पर होना चाहिए या इस जगह पर होना चाहिए। तो वो तो हो गया कि जब डायग्राम से पूछेगा तो जैसे सवाल बहुत कम पूछता है तो उसको न्यूमेरिकल पूछेगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो m1 r1 तो इसको लिखोगे आई कैप, बाकी तो जेकैप के कैप नहीं है, प्लस m2 बोलो यार, अब उसका क्या होगा -i कैप प्लस 2 जेकैप होगा ना जी, प्लस m3 ये तो 0 हो गया, ये हो गया जेकैप माइनस 2 कैप। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बाई टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगा 10। तो यहाँ से क्या हो गया देख लेना, -5i कैप और 2i कैप हो गया -3i कैप। कोई दिक्कत? प्लस 10 जे कैप और प्लस 3 जे कैप 13 जे कैप और के कैप में तो वही हो गया -6 के कैप बाई। कुछ गलती होगा तो तुरंत बोल देना, समझ में आ रहा है? मैंने कैलकुलेशन में, ताकि वीडियो बना पतला बाद में मिटा कर फिर करना पड़ रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख दोगे -3/10 आई कैप प्लस 13/10 जे कैप -6/10 के कैप। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेट का बात करोगे तो कितना होगा, तो आई कैप के बगल वाला -3/10 13/10 होगा ना जी, और -6/10 या -3/5 भी कर सकते हो, जो भी है। तो ये वाला हो गया कोऑर्डिनेट। तो यही हो गया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। या कोई बच्चा ऐसे भी बना सकता है कि XCM तो कितना होगा, m1 x1 होगा ना प्लस m2 x2 बोलो यार प्लस इतना अब बटा m टोटल। तो ये कितना हो गया -3/10। अरे हुआ कि नहीं? वैसे ही करके निकाल देगा बाई सेंटर ऑफ मास। तो m1/1 प्लस m2/2 और प्लस m3/3/10। वैसे ही करके जेड भी कर सकते हो। तो उसका तो 0 हो गया, जेड तो है ही नहीं। अरे बोल नहीं बोला इसका मतलब 0 होगा, बोलो यार। तो इसका भी जेड नहीं, तो इसका भी क्या होगा 0 होगा। इसका कितना होगा -6/10। तो समझ में आइए रहा होगा -3/10 एक्स कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट 13/10 और जेड कोऑर्डिनेट -6/10 या -3/5। समझ रहा है? तो ऐसे कर करके हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं जब n पार्टिकल अलग अलग देगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है तो ये आपको ध्यान रख लेना। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा छोटू, अगर सेंटर ऑफ मास का
पोजीशन डिफाइन किया गया है m1 r1 प्लस m2 r2 ऐसे कर m1 प्लस m2 ऐसे कर करके किया गया है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तुम जान रहे हो, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा कि दूसरा का वेलोसिटी आएगा। जिसका पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसी का वेलोसिटी आएगा जी। तो समझना, खाली एक बार बोल दे रहे, तुमको सब सोचना नहीं, सीधे रटे हुए रहना। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो याद आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बाहर चल जाएगा। इसको अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो m1 dr1 बाई dt ये हो जाएगा v1, ये हो जाएगा फिर m2 बाहर और dr2 बाई dt वो फिर हो जाएगा v2। तो ये सब सोचना नहीं है, एकदम रिलेटेड रहेगा तो याद कर जाना है। तो v सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा बताओ तो, m1 v1 अरे डिफरेंशिएट होगा m2 v2, सब सोचना नहीं है, सीधे रट जाना। अब तो एक के टाइप का दिखने करेगा। ये भी कितना हो गया m1 प्लस m2, यही ना बाहर निकल गया, तो यही होगा। ठीक समझ रहे होगा तुम। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो a सेंटर ऑफ मास कितना होगा m1 a1 प्लस m2 a2, यही ना होगा जी, बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 जैसे होगा, जो भी होगा ये ढंग से करते हैं। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे रट जाना है। अब बाकी समझ गए होगा कि अगर भी सेंटर ऑफ मास भी निकालना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल x x को सोच करके x वाला के तरफ निकाले, जैसे इसमें किए थे। कोई दिक्कत लग रहा है? तो अभी हम लोग यही सीखे हैं कि अगर अलग अलग पार्टिकल देगा तब उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, ये कैसे देखते हैं। इसमें हम लोग बस केवल डायग्राम से ये सेंस लिए थे कि कहां पर हो सकता है, समझ आया। बाकी हम इंट्रोडक्शन अच्छा से नहीं दे पाए कि सेंटर ऑफ मास क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो चीज क्या है कि बोलने से क्लियर भी नहीं होगा, जब एग्जांपल से गुजारेंगे ना कि आखिर क्यों सेंटर ऑफ मास लाया गया, तुमको सवाल वहां हल्का से बनता हुआ दिखेगा कि नॉर्मल मेथड लगा हुआ तो लंबा होगा या पता नहीं चलेगा, और सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगा हुआ तो बड़ा जल्दी डील हो जाएगा, या तुमको क्लियर दिखेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। समझा? तो एग्जांपल से क्लियर होगा, बोलने से क्लियर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उतार अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि एक 10 kg का बॉडी है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक 5 kg का बॉडी है जो इस डायरेक्शन में मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी कितना है। तो जो कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, आप कैसे निकालिएगा, तो v सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्मेट में किसके बराबर हो जाएगा m1 into v1, तो 10i कैप इधर मान लिया i कैप प्लस m2 v2 20 j कैप बाई हुआ ना, ये हो गया 100 i कैप प्लस 100 j कैप, जो भी आता समझ आ रहा है कि नहीं, बाई तो 5 कॉमन कर लो, बोलो यार, ये हो जाएगा कितना 20/3 i कैप प्लस j कैप, ये भी हो जाएगा। अगर जो स्पीड पूछेगा आपको तो किसके बराबर होगा, तो 20/3 को तो रहने देंगे, बोलो यार, इसका हो जाएगा √2, यही ना होगा, यही वाला स्पीड हो जाएगा, ये वेलोसिटी होगी। कोई दिक्कत लग रहा है? ये पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताओ x एक्सिस के तरफ, यहाँ पर देने रहेगा, यहाँ पर x मान लिया, यहाँ क्या मान लिया, एक चीज समझना जी, जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो पूछेगा भी नहीं कि x एक्सिस की तरफ है कि y एक्सिस की तरफ, तब तुम क्या करोगे कि अपने से किधरो x y मान करके डील कर लोगे, बोलो यार, वो दिखा देगा तब तो भले पूछेगा कि x एक्सिस की तरफ कितना है, y एक्सिस की तरफ कितना है, समझ आ रहा है ना। तो x एक्सिस की तरफ कितना वेलोसिटी है बताओ तो इतना बटा इतना i कैप, इसका मतलब 100/20 20/3, कोई दिक्कत लग रहा है, ये पता चल रहा है। तो ऐसे ही 2-4 भी रहता तो ऐसे ही निकलता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि छोटा छोटा बॉडी बहुत सारा है तब कैसे देखते हैं सेंटर ऑफ मास उसका।
अब क्या है कि लार्ज बॉडी का सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज बॉडी। तो इसमें तो लगभग आपको याद ही रखना है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। अभी हम लोग यूनिफॉर्म में पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इंटीग्रेशन से बनता है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर जो रिंग है यूनिफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच में है, समझ है। अगर जो डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच में सेंटर पर ही होगा, कहीं ना कहीं क्या वहीं पर होगा सेंटर, तो समझ में आ रहा होगा। और अगर जो रड है तब सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, अभी यूनिफॉर्म में बात किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बीच में ही होगा, समझ आ रहा है ना। तो पता चल रहा होगा कि ये L/2 इधर से भी L/2 यूनिफॉर्म का बात किया जा रहा है, ठीक है। स्फीयर भी रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही होगा, ये डिस्क होगा चाहे स्फीयर होगा, बोलो यार, पता चल रहा होगा। स्फीयर में हॉलो भी होगा तब भी वही होगा, सॉलिड भी होगा तब भी वहीं पर होगा, बोलो यार, वो पता चल रहा होगा। कुछ कुछ चीज का याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर जो आपको क्या किया है कि ये कहा लिखते हैं, इसे नॉर्मली बताया, कोन दे दिया, सॉलिड कोन है, ठीक है। तो सॉलिड कोन है जिसका हाइट कितना है, h है, हाइट h है। तो अब आपको बोलेगा ये सॉलिड कोन है, तो बोलेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहां पर है, समझा। सब कैलकुलेट क्या था, लेकिन आपको याद रखना था। आप याद रखिएगा ना कि सॉलिड कोन में जो सेंटर ऑफ मास होता है इसके नीचे वाला जो बेस है, अच्छा इसको उल्टा कर देगा तो बेस ऊपर से, समझा ना। तो बेस से h/4 दूरी पर होता है, कितना दूरी पर होता है, h/4 दूरी, समझा रहा है। वैसे ही क्या है कि अगर हॉलो रहेगा तो खाली ध्यान रख लेना रहता है कि यहां से कितना दूरी पर रहेगा, तो h/3 दूरी पर। अरे बोलो यार, अच्छा इसको कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, तो कंफ्यूज हो जाओ कभी कि हॉलो में h/4 था कि सॉलिड में h/4 था, मान लो ऐसा, बोलो यार, तो कैसे सोचोगे। तो सॉलिड है तो नहीं लग रहा है इधर ज्यादा मास है, इधर खिंचाव रहेगा, और हॉलो रहेगा तब भी इधर ज्यादा मास होगा लेकिन थोड़ा कम, इधर कुछ ना कुछ मास होगा। तो सॉलिड वाला तो ज्यादातर मास ना नीचे हो गया, और हॉलो वाला में भी इसके रिस्पेक्ट में इधर ज्यादा है लेकिन इधरों है अच्छे खासे। तो h/3 ज्यादा दूरी हो गया, h/4 कम दूरी हो गया। समझ आया कि सॉलिड में h/4 होगा, क्योंकि h/4 कम दूरी ना हुआ, ज्यादा नीचे कौन खींच करके रख लेगा, सॉलिड वाला नहीं पता चला। ये हम अभी शुरू फीलिंग दिलाना चाह रहे, धीरे 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 अपने दिमाग में सेट हो जाएगा, पता चला क्या है। क्योंकि अगर हॉलो रहेगा तो यहाँ से h/3 का कुछ ऊपर रहेगा, रहना भी चाहिए अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो कोई दिक्कत लग रहा है। लेकिन सॉलिड स्फीयर है और हॉलो स्फीयर है तो दोनों में सेंटर पर होगा, सिमेट्रिसिटी से कोई दिक्कत लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा, बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है कि ये सब तो चलते रहेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर आपको दे दिया आर्क, आर्क वाला आपको रखना है जी, तो देगा फंसा लेगा आपको। आर्क में हम जानते हैं कि आपसे सेमी सर्किल ही पूछेगा, लेकिन हम जनरल फॉर्मेट इसलिए सेट कर देते हैं कि सेमी सर्किल भी पूछेगा तो उसमें भी थीटा 180 डिग्री मार्क करके निकालते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला बस केवल इसे ही दिखाया गया है, ये वाला है नहीं, सीधे एक आर्क ऐसे दिया हुआ है, समझ आ रहा है ना। जो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये देखना है, तो आपको रट जाना। तो पहले क्या करोगे तुम कि इस दोनों के बीच से या इको के एंगल को बाइसेक्ट करोगे, करोगे ना, तो समझ जाना कि सेंटर ऑफ मास इसी पर है। एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो तुमको ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास उसी पर है, अब कहां है वो देखना है। अरे बोलो यार, ये एंगल थीटा था, तो ये तो समझ आ रहा है थीटा/2 हो गया, इधर भी थीटा/2 हो गया,
समझ में आ रहा है ना? तो इसमें याद क्या रखना है ये समझिएगा, इसका रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पर है, होगा एंगल बाइसेक्टर पर, तो यहां से कितना दूरी पर सेंटर ऑफ मास है ये पता करना है। तो उसी का क्या करना है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, समझ आ रहा है? तो अभी तत्काल हम इसको बाई बोल दिए हैं, बोलो यार। तो बाई सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा, तो r sin थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। देखो जी इस 2 को हम यहां भी कर सकते थे, लेकिन जान के करते कि r sin थीटा बाई 2 है, यही वाला थीटा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला याद आप रखिए। हम ये नहीं बोल रहे बाई एक्सिस, ये हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बाई या जेड नाम में कुछ कंसेप्ट नहीं बताया गया है। इसमें सीधे बताया गया है कि एंगल बाइसेक्टर पर होगा सेंटर से इतना दूरी पर, समझ में आ रहा है ना? ये वाला जो है वो बाई कोऑर्डिनेट है, हाँ तो ये बाई कोऑर्डिनेट नहीं है, समझ में आ रहा है? ये क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? इसको ऐसे कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास का सेंटर से डिस्टेंस, बोलो यार। तो अब इसी में क्या है कि पूछ देगा आपसे कि कोई सेमी सर्किल है, ठीक है, तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। इसका रेडियस मान लिया कि आपको दे दिया है कि इसका रेडियस r, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, खाली इंडिकेशन। तो इसको क्या करेंगे जी, तो पहले दोनों कॉर्नर को मिला देना, तो ये इन कॉर्नर नहीं, ये इन को मिला दिए, तो कितना एंगल इनक्लोज्ड हुआ, 180 डिग्री, समझ में आ रहा है ना? अरे सेमी सर्किल भी क्या है, एक आर्क जिसमें अंदर में एंगल है 180 डिग्री, ये वाला था जहां पर थीटा से दिखाया गया, बोलो यार। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसका वाला एंगल बाइसेक्टर पर ही होगा, कितना दूरी पर होगा यही ना दिखाना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो, कुछ भी इसको d बोल दे रहे हैं, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, r sin थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2। लेकिन ध्यान रखना कि थीटा जो है, अब तुम रेडियन में पुट करोगे एंगल के, अरे साइन कॉस के बगल में रहता तो सीधे रेडियन पुट करोगे, लेकिन बाहर में रहेगा तो रेडियन में ही ना करना है। तो ये समझ में आ रहा है कि 180 बाई 2 90, बोले तो पाई बाई 2, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहाँ से कितना हो गया, 2 ऊपर चल गया, ये तो 1 हो गया, ये 2r बाई पाई, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है। अच्छा अब यहां समझना जी, मान लो कि तुमको वो ऐसा सवाल दे दिया कि ये वाला x है, ये y है, और इसमें एक ऐसा आर्क है, समझ आ रहा है? ये वाला आर्क है यहां से यहां तक, ये वाला, तो ये आर्क है, तो आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता। तो ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, खास करके मेंटल के व्यू से। जबकि यहाँ लिख दिए हैं कि ये 5 0 है, या कुछ भी 6 मान लेते हैं, 6 0 है, और ये भी कितना हो गया, 0 6 हो गया, ये ना जी। अब इसका कहेगा कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता, तो तुमको तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताया नहीं, तो जैसे बोले वैसे सोचोगे। तो इसको क्या करोगे कि इसका सेंटर यही ना है, तो ऐसे ऐसे मिलाओगे, तो ये समझ में आ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा, ये इनक्लोज एंगल इतना है। ये भी पता होगा आपको कि सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा, इधर हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है ना कि सेंटर और आर्क के ही इन बिटवीन कहीं ना कहीं होता है। तो आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है वो इसका पढ़ाया गया है, ये समझ में आ रहा है, बोलो यार। तो इसको कुछ भी बोल दे रहे हैं, डी डैश बोल दे रहे हैं, तो डी डैश का वैल्यू कितना होगा, डी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 सॉरी आर तो हो गया 6 साइन थीटा बाई 2, तो इनक्लोज एंगल तो इतना नहीं, अरे यहाँ से मिलाओ ना, ये सेंटर हो गया आर्क का, अरे ये 6 है, ये 6 है, सेंटर हुआ ना जी। तो r sin थीटा
थीटा बाई 2 90 ना है, तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ भी हो जाएगा 90 बाई 2 45 डिग्री, 45 डिग्री बोले तो पाई बाई 4, कोई दिक्कत? ये हो गया 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 से कटेगा तो 3 रूट 2, आई 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 12 रूट 2 बाई पाई। अब इसको डील आप कर लीजिए, डील तो आसानी से कर सकते हो। 1 बाई पाई का वैल्यू 0.32 अप्रॉक्स, तो 1 बाई पाई को लिख दोगे, इसको भी करके कर लो। तो ये हो गया ये वाला। आपको पूछ दिया कोऑर्डिनेट, कहे ना कि ये सवाल पूछेगा तो बहुत अच्छा माना जाएगा। सबसे पहले तो बच्चा से यही नहीं निकल पाएगा नॉर्मल बच्चा से कि ये कितना होगा। आपको कोऑर्डिनेट पूछा है, तो कोऑर्डिनेट पूछा है इसका मतलब आपको ये वाला ना पूछा है। अरे एक्स वाई का पूछा है तो समझ में आ रहा होगा कि ये तो 45 डिग्री हो गया, तो ये वाला जो है वो इसका साइन 45, ये वाला जो है वो इसका cos 45। बोलो यार, ये सब में आ रहा है कि अगर कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा तो कैसे लिखाएगा 12 रूट 2 पाई, ये डी घर पर देख लेना अगर दिक्कत लग रहा होगा। समझ में आया ना, तो रूट से रूट कट जाएगा। बोलो यार 12 बाई पाई 12 बाई पाई यहाँ पर आ गया कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत लग रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट पूछेगा तो 12 बाई पाई बताओगे, वाई कोऑर्डिनेट पूछेगा तब भी 12 बाई पाई बताओगे। समझ में आ रहा है? तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारा का सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ पर होता है ना, उसका 2-4 का फॉर्मूला हम लिख देंगे, ठीक है। उसको लिख देंगे, उसको रट जाइएगा। अभी तत्काल हम कुछ और बताने में इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वो आर्क वाला हम बता देंगे। चलिए अब समझना जी, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। जब छोटा छोटा पार्टिकल बहुत सारा होगा अलग अलग, या बड़ा पार्टिकल होगा तो एक के वो होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि वहां जो लिखे थे ना डिस्क्रीट पार्टिकल, डिस्क्रीट स्मॉल पार्टिकल या एम स्मॉल पार्टिकल भी लिख दे सकते हो वहां पर। बोलो यार, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल। तब हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है, एक एग्जांपल हम देते हैं तो क्लियर होगा आपका। मान लो कि ये x है, ये y है, कुछ भी जेड हो सकता है, समझ आ रहा है ना, अभी तत्काल y मान लिया। तो ऐसा करके इसमें दिया हुआ है कि एक डिस्क है जिसका मास कुछ भी 4 kg है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये 10 मीटर है। इसका तो समझ आया कि सेंटर तो कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है, उसको देखेंगे। और दिया हुआ है कि एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, और इसका कोऑर्डिनेट जो है या दूरी भी दे सकता है कि यहां से दूरी जो है इसका वो कुछ बोलो 8 मीटर मान लीजिए, ठीक है। कुछ और भी बोल सकते हो, एक वो यहीं पर है 6 kg का, बोलो यार। कुछ और बोल सकते हो, एक यहां पर है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है तो -2, कुछ भी और बोलो -4। चलो ऐसा कर दिए, इसका कुछ मास तुम ले लेना, तो मास अच्छा से ले लेते, रुक जाओ। तो 4 6 10 2 12, यहाँ 8 के लिए ले लेते, ठीक है। अब आपको बोला है, अरे ऐसा कर दिए, कोई बात नहीं, चलो। एक्चुअली हमको लेना चाहिए था कि एक आग और बड़ा बॉडी ले सकते थे, कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया। अब आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास है, तुम तो ये पढ़े नहीं, तुम तो पढ़े तो छोटा छोटा का या एक बड़ा का, वही चीज पढ़ना है। तो इसमें करते क्या है कि अगर आपको बड़ा और छोटा को देख कर नेट सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बड़का वाला को क्या करोगे ना, उसको समेट के उसके सेंटर ऑफ मास पर रख दोगे, और उसको भी एज ए पॉइंट ही मान करके जैसे पहले डील करते थे वैसे करोगे। समझ
समझ में आया क्या? समझना, अगर बड़ा बॉडी समझ आ रहा है कि नहीं और छोटा बॉडी भी है तब सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो बड़ा का तो अलग अलग ना कोऑर्डिनेट है, अलग पॉइंट का जी, तो उसको समेट के उसके सेंटर ऑफ मास पर रख करके हम मानेंगे कि वो जी पर ही खाली है, बाकी जगह पर समय। ये सब काम कब कर रहे हैं? जब सेंटर ऑफ मास निकालना है तब। जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़े थे शुरू में तो हमारा कॉन्फिडेंस से काफी हाई हो गया था। हुआ क्या था कि कुछ भी कहता था निकालने के लिए तो हम सोचते थे कि मास को सेंटर ऑफ मास पर रख देंगे और डील कर देंगे। तो वैसा नहीं होता, वो आगे हम बताएंगे। अभी क्या बता रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का तब बड़ा वाला के मास को समेट के सेंटर ऑफ मास पर रख देते हैं। समझ? हमसे पहले पूछता था क्या कि वो रड है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो यहाँ बताओ कितना इंटेंसिटी होगा। हम बोलते थे कि अलग अलग चार्ज का अलग अलग होगा। आज सोचते थे एक के बार में निकाले थे, क्या करते थे कि सेंटर ऑफ मास पर रख के निकाल देते थे। ये सब गलत है। तो होता यही है कि एक बार बच्चा सेंटर ऑफ मास पढ़ लेता है ना तो समझ जाता है कि बड़ा बॉडी में कोई झंझट नहीं, उसको समेट के वजह रख दो, कैलकुलेट कर लो। ये सब नहीं होता है। कुछ समझ में आया? जहां जहां होता है वहां वहां बताएंगे। ट्रांसलेशनल मोशन में F इक्वल टू m में लिखना है तब ये सब चीज होता है कि समेट के वजह रख देते हैं, डील करते हैं। ये को यहाँ पर बता रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत लग रहा है? ये एक नया टाइप नहीं हुआ, बस खाली आंख से गुजर जाएगा तो हो जाएगा। बोलो यार, तो इसमें अगर तुमको कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो कैसे निकालोगे बताओ तो? अब ये भी सोचते हो क्या कि पता नहीं किसको ये मूल मानना होगा, ऐसा भी क्या है? तो इसी को मान लो तो m1 और उसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अरे इधर ना है जी, तो 8 j का, बोलो यार, इसका करोगे तो m2, इसका तो सब कुछ 0 ही होगा, प्लस इसी को कर लो अभी m3, तो इसका मास हो गया 4 और इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लिखोगे ना जी, ये वाला इसका सेंटर ऑफ मास हुआ। हम लोग इस सब के सेंटर ऑफ मास निकालने को जुगाड़ रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8i का और ये वाला बच गया, ये हो गया 8 और -2i का -4, यही ना होगा? बोलो यार, बाई m टोटल कितना? 20। तो ये हो गया 16j का और ये हो गया 32j का। चलो आई के सॉरी, तो ये हो गया 16j का और ये हो गया -32j का, तो -16j का। जे के वाला तो काम हो गया। अब आई के वाला में 32 और -16 तो प्लस 16i के बाई 20। तो इसी को तुम कर दो ना, हो गया ये वाला। तो -4/5 जे कैप होगा ना, ये हो जाएगा +4/5 आई कैप। तो कोऑर्डिनेट को कैसे लिखोगे? 4/5 हो गया x एक्सिस वाला, ये कितना हो गया? -4/5, यही वाला हो गया। बस इतना क्या करना है, तो जो बड़ा बॉडी रहेगा उसको समेट के मानेंगे कि सेंटर ऑफ मास पर। समझ आ रहा है कि नहीं? और जो छोटा छोटा पार्टिकल वाला जो किए थे उसी को अप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत लग रहा है तो समझ में आ रहा होगा। अब एक सवाल बड़ा अच्छा होता हुआ हम आपके आंख से गुजारना चाह रहे हैं। नहीं गुजरा हुआ रहेगा तो हो सकता है दिमागे नहीं काम करे, जनरली पढ़ाया इतना ही जाता है, समझ? लेकिन वो वाला क्वेश्चन नहीं गुजरा हुआ रहेगा, वो आ जाएगा तो दिमाग नहीं काम कर पाएगा। तो समझिएगा थोड़ा सा, ऐसा सवाल दे देगा आपको कि एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि 2 kg है, 6 kg है, कुछ और मान लो 2 kg है, ठीक है। और ये कौन हो गया? सिस्टम 1। मैंने कहने का सेंस क्या है ना कि इस सब को एक सिस्टम के अंतर्गत माना गया है। समझ आ रहा है कि नहीं? और कुछ और होगा, दूसरा सिस्टम भी हो सकता है यहाँ पर। अरे ये वर्णन नहीं, हम समझ में किसको समेट के बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसका जो है कुछ 6 kg है, 5 kg है, 9 kg है, कुछ ऐसा है। तीनों को अगर जरूरी नहीं, कुछ और भी ले सकते हो।
चलो 10 kg है, कुछ ही ढंग से, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि एक सिस्टम है जिसमें इतना केजी इतना केजी इतना केजी ऐसा करके बोल सकता है, और दूसरा सिस्टम है जो कि वैसा है, ठीक है। और बोला है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो 5-2 पर है, कुछ ऐसा करके दे सकता है। और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कुछ में होगा, बोलो 6, एगो -2 दे रहे हैं जान के, माइनस में भी रह सकता है, ठीक है ऐसा। तो अब बोलेगा कि इस दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ, समझना। ये जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये जो है वो ई चारों का सेंटर ऑफ मास। बोल रहा है कि ई सातों का सेंटर ऑफ मास कहां पर हो, समझ में आ रहा है। तो फिर से वही बड़ा कंसेप्ट करेंगे। इस सिस्टम में जो भी मास है उसको उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड माना जाएगा, और उस सिस्टम में जो है उसको उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड माना जाएगा। एक तरह से समझो कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट हो गए, क्लियर। इसके हेल्प से हम लोग नेट सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसे लाइन ज्वाइन कर दिया जाए तो इन बिटवीन ही कहीं ना कहीं, वो तो हम लोग ट्रू बॉडी वाला को स्पेशली भी पढ़ते हैं, मैंने पढ़ेंगे। तो जो कुछ करना नहीं, समझ रहे होगे। आर सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा बताओ। तो इसका M1 10, बोलो यार, इसमें किए थे ना बड़ा बड़ा समेट के रख दिया। अरे इसमें भी क्या था कि ये डिस्क जो है वो ढेर सारा छोटा छोटा पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है, तो उसको समेट के उसके सेंटर ऑफ मास पर रख दिया था, ऐसा उतना ध्यान नहीं देना है, बस याद रखना है। बड़ा रहेगा तो उसको सेंटर पर समेट के रख देते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। इसमें बोला है कि ये अलग अलग सिस्टम है, मैंने अलग अलग बॉडी था उसको एक सिस्टम में माना गया। ये सीधे ये भी बोलता जी कि एक जगह पर इतना 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 मास रखा हुआ है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, वो सिस्टम बोलवे नहीं करता। फिर बोलता कि इस चारों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अरे बोलो यार, तो बोलता कि बताओ इस पूरे कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, देखा हुआ दिमाग क्लिक कर जाएगा, बोलो। इंटू R1, तो R1 करिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप, ये वाला हो जाएगा, प्लस M2 तो कितना हो गया 30, और उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय टोटल, ये हो गया 40। इसी को डील करिएगा। या फिर आप अलग से भी निकाल सकते हैं x सेंटर ऑफ मास, तो कितना होगा 10 गुना 5 50, और ये वाला कितना हो जाएगा 30 गुना 6 180 बटा 40, ये हो गया 230, ये हो गया 23/4। अब वैसे ही बाई भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया 10 गुना 2 20 हुआ ना जी, अब प्लस इसमें कितना होगा 30 गुना 2 माइनस 60 होगा कि नहीं, बाई इतना, ये हो गया कितना -40, ये आ गया -1, तो कोऑर्डिनेट हो गया 23/4 और -1। कोई दिक्कत लग रहा है, बोलो यार, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनना जी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंटर ऑफ मास बॉडी में ही रहना जरूरी नहीं। जैसे कि रिंग देखो, उसमें तो क्या था सेंटर पड़ा था, सेंटर ऑफ मास, बॉडी ये वाला था, तो उसके बाहर में था, समझ आ रहा है कि नहीं। आर्क में भी तुम देखो, उसमें भी बॉडी पर नहीं रहता है, समझ आ रहा है कि नहीं, उसके बाहर रहता है, बोलो यार। और बॉडी पर भी रह सकता है, लेकिन मिसकंसेप्शन ऐसा हो जाता है बच्चा को कि सेंटर ऑफ मास तो बॉडी में न रहेगा, समझ में आया। कहे ना कि ये सब कुछ ओरिजिनल चीज नहीं है, ये बस क्या है कि क्वेश्चन बनाने के लिए, बहुत सारी चीज को विजुअलाइज करने के लिए है, जो कि एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है अपने से कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर। ओके, अच्छा अब ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सुनना, जो बोलने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ये तुम कहां पर ऑरिजिन मान करके कैलकुलेट कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं, इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा।
देखो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे, समझना जी। यहां पर मान लीजिए 10 केजी, ठीक है, एक और मान लीजिए हम यहां पर कुछ 20 केजी, ठीक है। तो इसको तुम ऑरिजिन मानोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर अलग हो, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ होगा, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ होगा। और इसको अगर तुम ऑरिजिन मानोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर यहां से जो आया था उससे कुछ अलग होगा, यहां से जो इसका आया था यहां जो आया था वो अलग होगा। तो ऑरिजिन को अगर बदल दोगे, समझ में आया, तो इंडिविजुअल पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा, मगर सेंटर ऑफ मास इसका कैलकुलेट करोगे ना, तो अगर इसको ऑरिजिन माने हो तो यहां पर आएगा, तो इसको भी मानेगो तो आएगा यहीं पर। अरे इसको मान के करोगे तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अलग होगा, इसको मान के करोगे तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अलग होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम होगा। पता चला? समझ में आ रहा है ना? जैसे कि इसको तुम ऑरिजिन मानोगे तो इसका तुम निकालना चाहोगे सेंटर ऑफ मास, हम करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसका एग्जाम के भी उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बस खाली रट ले रहा। बोलो यार, इसको ऑरिजिन मानोगे तो तुम बोलोगे नहीं ये R1 है और इसका वाला R2 है, तो M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2 करोगे तो कुछ R सेंटर ऑफ मास आएगा। फिर इसको ऑरिजिन मानोगे तो क्या करोगे, ये वाला होगा ना जी, तो M1 R1 और प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2, तो फिर आएगा पोजीशन वेक्टर। तो वो दोनों पोजीशन वेक्टर भी अलग अलग आएगा, यहाँ के हिसाब से पोजीशन वेक्टर ये वाला आएगा सेंटर ऑफ मास का, यहाँ के हिसाब से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बदलेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जैसे कि ऐसे समझना कि कोई लड़का, जैसे कि ये लड़का है, तो हम देखेंगे तो हम बोलेंगे कि इतना दूर पर है, तुम देखोगे तो बोलोगे उतना दूर पर है। हम दोनों के लिए डिस्टेंस अलग अलग, मगर हम दोनों के लिए उसका पोजीशन जो है वो सेम है, पोजीशन नहीं बदल रहा, डिस्टेंस जो देख रहे हो वो बदल रहा। समझ में आया ना? तीसरा पॉइंट सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ जी नाम का कोई कंसेप्ट आ रहा है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम यहाँ निकालो, चाहे मून पर लेकर निकालो, चाहे अंतरिक्ष में ले जाकर करके निकालो, जहां पर उसका पोजीशन है वहीं पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वही रहेगा। या डिस्क का सेंटर पर है तो कहीं भी लेकर के चल जाओगे तो वहीं पर रहेगा। समझ है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कब बदल सकता है, जब तुम उसका शेप चेंज करो। मान लो कि ये वो रड है, इसका बीच में होगा, अभी यूनिफॉर्म मान रहे हैं, अब इसको कोई ऐसे बेंड कर देगा तो यही रह जाएगा, हो सकता है कि इधर आ जाएगा। बोलो यार, तो पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास का वो शेप चेंज करोगे तब बदलेगा, या डेंसिटी भी चेंज करोगे तो बदल जाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये सब चीज आपको बस खाली बोल दी है कि दिमाग में रहे। समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि बहुत सारा बॉडी रहेगा तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उसको फॉर्मूला से कैलकुलेट करते थे। तो दो बॉडी भी रहेगा तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई स्टेप लेना रहेगा ना, तो तुम इसको कैलकुलेट करो टाइम लगा के तो वहां पर पहुंच ही नहीं पाओगे। तो अब दो बॉडी वाला क्या होगा कि बहुत ज्यादा सवाल होता है, इसका एप्लीकेशन भी है। तो हम लोग दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा, इसको उस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, जो फॉर्मूला तेज कर दे उससे निकाल लेंगे, ताकि इसके बाद कुछ स्टेप लेना हो कि जल्दी निकाल कर तो वहां पर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यही लिख दिया गया है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी, इसमें क्या करना है कि दो मास रहेगा। तो पहला चीज तो ये याद रखना है कि दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस दोनों को मिलाने वाले लाइन पर
बराबर ही रहता है। ये याद रखना, इसका एप्लीकेशन नहीं आगे। जैसे कि ये बॉडी और ये बॉडी, तो इसको तुम मिला दोगे तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा, इन बिटवीन दीज टू पार्ट। बात समझ में आ रहा है? समझ रहा है? यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता, इसका एप्लीकेशन भी आगे इसलिए हिट करके बोल रहे, ठीक है? तो इन बिटवीन बोथ पार्टिकल होगा, तो उसको मिलाने वाले लाइन के लोग। अच्छा, इससे कितना दूरी पर होगा तो कैसे करेंगे? तो इस दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है बटा टोटल मास, निकालना इससे रहेगा डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे, और निकालना अगर इससे रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे उससे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, ये तो बात चलिए रहा होगा कि अगर x1 मालूम हो गया तो x2 पर d - x1 भी कर सकते हैं। अरे बोलो यार। लेकिन अगर तो तुमसे पूछेगा कि m2 से कितना दूरी पर है, तो तुम क्या करोगे कि पहले x1 निकालोगे फिर d - x1, वो तो डायरेक्ट ना करोगे। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको एकदम तेजी में ध्यान रखना, दो स्टेटमेंट यहां दिया गया है, कितना दूरी पर होगा तो टोटल डिस्टेंस और टोटल मास, जिसमें निकालना उसके उल्टा से। ये एक स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट जिसका आगे यूज होने वाला, अब वही अच्छा क्वेश्चन में माना जाता है क्या कि कहां पर होता है, तो इस दोनों को मिलाने वाले लाइन पर ही इन बिटवीन कहीं पर होता है, आउटसाइड में नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत क्या? ओके, एक छोटा सा पहले हम एग्जांपल कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि एक 10 केजी का मास है और एक कुछ भी 40 केजी का मास है, और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, कुछ बोलो, 5 मीटर, हमेशा 5 मीटर दोनों। तो आपको बोल रहा है कि बताइए 40 केजी वाले से कितना दूर पर सेंटर ऑफ मास होगा? क्या लगा है आपको? यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, दोनों को मिलाने वाले लाइन पर कहीं ना कहीं यही होगा। अच्छा, तुम कॉमन सेंस से पहले सोचो कि इससे ज्यादा दूरी पर होना चाहिए या इससे ज्यादा दूरी पर होना चाहिए। कॉमन सेंस से ये भारी है, तो सेंटर ऑफ मास से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो आ भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी कि अगर इससे आप मान लिए हैं कि कुछ भी d' दूरी पर है, x दूरी पर है, जो बोलिएगा यार, x दूरी पर है, ठीक है? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस से बटा टोटल मास, निकालना इससे तो मल्टीप्लाई उसको करेंगे, ये कितना होगा? 1 मीटर हो गया। समझ आ रहा है? तो इससे 1 मीटर हो गया, इससे कितना? 4 मीटर हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही करके डील करते हैं। तो ऐसे ही करके डील करिएगा। हालांकि और भी स्मार्ट मेथड है। स्मार्ट मेथड क्या होता है? दो बॉडी वाला केस में ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि जो डिस्टेंस होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास। दो बॉडी वाला भी ध्यान रखिए कि डिस्टेंस क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास का। कैसे सोच सकते हैं आप कि इसका ये 4 गुना है, तो इसका मास है 4 गुना, इसका मतलब इससे डिस्टेंस 4 गुना कम होगा। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि एक वो अगर एक पार्ट लेगा तो दूसरा 4 पार्ट लेगा, तो टोटल 5 पार्ट ना हो। तो टोटल भाग को 5 भाग में बांट कर करके इसको एक हिस्सा दीजिएगा, उसको 4 हिस्सा दीजिएगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो हम चाहते भी नहीं कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। हम खाली बोल दिए कि नहीं, कोई बोल दे तो बुरा करे कि मैं तो नहीं बताया सर। समझ में आ रहा है? उस समय झंझट ज्यादा है पहला लेवल। अरे बोलो यार, तो आप सीधे इसी को यूज करके बनाइएगा। समझ में आ रहा है? ठीक। हाँ, ये है कि अगर पूछता कि इससे भी कितना दूर है तो दूसरा लगाना बेवकूफी होगा। ये मालूम हो गया हुआ नहीं डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अच्छा, ये भी समझ में आपको आ रहा होगा कि अगर ये छोटा रहेगा और ये वो बड़ा रहेगा तो बड़कों को समेट करके वही रख देंगे उसके सेंटर ऑफ मास पर, और फिर हम लोग नेट का सेंटर ऑफ मास ऐसे ही करके निकाल लेंगे। जब दो बॉडी रहता है तो हमेशा ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। समझ आ रहा है क्या? ताकि आपको तेजी में डील कर सकें, ठीक है? अब समझना जी, जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसको बनाने का 2 तरीका है। तो एक तरीका है वो लंबा कर देगा, समझ आ रहा है? तो वो वाला खाली हम बोल देंगे क्योंकि
वीडियो बन रहा था, लेवल 1 में बोलते भी नहीं उसको, तो बोल देंगे, उसको समझने का बहुत प्रयास नहीं करिएगा, लेकिन जो स्मार्टली डील करेगा उसको आपको अच्छे से समझना। बोलो यार, तो समझिएगा। इसमें होता क्या है कि सम पार्ट ऑफ बॉडी इज रिमूव। ये सवाल जो है ना बहुत अच्छा सवाल होता है। बनाने का दो तरीका, एगो में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक भी होगा, और दूसरा बड़ा स्मार्ट होता है, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, उसी को सोच करके यहाँ पर हम लीड करके बोले। तो है क्या कि एक डिस्क है, एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं डिस्क से। तो एक डिस्क है, फुल डिस्क था, उसमें से R/3 रेडियस का एक डिस्क निकाल लिया गया, तो ये वाला पोर्शन बचा। समझ में आ रहा है? इसका रेडियस क्या था? R, उससे R/3 वाला निकाल लिया गया। तो बोलेगा कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहां पर। समझ में आया? तो अगर ये फुल्ली भरा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास तो यहां था। तो ये अच्छा, ये फिजिकली तुमको समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर से हटा लिया जाएगा इधर तो मास कमी हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या लग रहा है? यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये एप्रोक्स। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना दूर होगा मेन सेंटर से, माने यहाँ से कितना दूरी पर होगा वो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये अंदाज लगा ना कि किधर होगा, इसीलिए इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट किया। समझ आ रहा है? बाकी और क्या यूज है सेंटर ऑफ मास का उसको आगे हम लोग देखेंगे। एक बार फिर से एक क्वेश्चन का टाइप है जी, ये ध्यान रखना कि ये क्या है? टाइप है। ये वाला कि किसी भी बॉडी से कुछ पार्ट को निकाल लिया गया तो बोले कि जो बताओ कि जो रिमेनिंग पोर्शन है ना उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है। तो बोल देगा कि मेन सेंटर से कितना दूरी पर है। देखिए एक बार जब मैंने पूछा है, अब डिस्क है स्फीयर है उससे कोई मतलब नहीं, बोल दिया है कि सेंटर से अल्फा r दूरी पर है, तो बताओ अल्फा कितना है। तो तुम डिस्टेंस निकालोगे, उसको अल्फा r के बराबर करोगे तो अल्फा वैल्यू पता चल जाएगा। तो एक मेथड क्या होता है ये सुनो, तो बोला जाता है क्या कि इसको प्लस माइनस से भर दिया गया, माने प्लस रो से माइनस रो से भर दिया गया। जैसा इसका है डेंसिटी उसी ढंग का इसमें भी प्लस रो लगा दिया गया, माइनस रो लगा दिया। जैसे डिस्क है तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा लगेगा, ठीक है। स्फीयर होता है तो वॉल्यूम डेंसिटी प्लस करेगा। अब प्लस वाला को पूरे के साथ दिखाता है, माइनस वाला को अलग दिखाता है, फिर उन दोनों का कैलकुलेट किया जाता है बाह्यात मेथड। माने कंपटीशन में अगर वो इसे बनाना रहे ना तो उससे बेहतर छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो स्मार्टली कैसे डील करेंगे मतलब देखिएगा आराम से। तो आप क्या करिएगा ना कि जहां पर कट हुआ उसको क्या करिएगा कि आप भर दीजिए, पहले अपना मन से ही क्या करिए कि भर दीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि अगर ये भर जाएगा तो नेट सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। तो समझना हम क्या बोल रहे हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं O, इसको नाम दे रहे हो, ठीक है, या O डैश दे रहे हैं, जीरो नहीं समझ लो। तो समझना जी, अब घर में जाकर पढ़ोगे दिमाग और काम करेगा, इतना बड़ा नहीं वहां पर, इतना बड़ा है। तो समझना इस पूरे को तुम मान सकते हो कि नहीं, इसका और इसका कॉम्बिनेशन, पूरे को इसको पहले अपने मन से तुम वही भाग दियो, बोलो यार। तो पूरा को मान सकते हो इसका और इसका कॉम्बिनेशन। तो एक तरफ तुम ये बोल रहे हो कि इसका और इसका पूरा भाग ये है, इसका मतलब इसका और इसका सेंटर ऑफ मास ये है। एक बार बुझेगा ना, दो तीन बार घर में पढ़ोगे दिमाग में सेट हो जाएगा, और उसके बाद हम टू द पॉइंट यहाँ बना भी देंगे। समझ रहा है कि नहीं? तो समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो लास्ट में बोलेंगे कि जब भी कट करके करेगा तो कैसे बनाएगा वो बन जाएगा। समझ में आया? तो ये समझ में आया कि पूरे को अब हम एक देखिए दे रहे, पूरे को क्या देख
यहां पर है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इधर होगा, तभी ना ये दोनों का नेट सेंटर ऑफ मास उसके बीच में कहीं ना कहीं लाइन करेगा। नहीं समझ में आया? ये समझा है बात टू द पॉइंट। रटवा देंगे कि तुम ऐसा सोच लेना हो जाए। अरे बोलो यार, कुछ नहीं किए। इसका अभिभार दिया है, एक्चुअल क्वेश्चन में खाली है, लेकिन हम अभी तत्काल भार देंगे। बोलो यार, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, और इस दोनों का नेट सेंटर ऑफ मास यहां पर। ये नेट सेंटर ऑफ मास है, एक को यहां पर है, तो हर हालत में दूसरा उसी को मिलाने वाले लाइन पर इधर होगा, तभी तो नेट उसके बीच में आ गया, इन बिटवीन। अभी नहीं बोल रहे कि मिडिल पर आएगा, बट इन बिटवीन आएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ रहा होगा कि इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास जो होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। ये हम बोल दे रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। बोलो यार। और ये वाला हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ ये वाला पोर्शन जो रिमूव किया गया था। तो रिमूव किया गया था, लेकिन हम मान ले रहे हैं उसको, मैंने उसको क्या किया कि डाल करके ये देख रहे हैं, तो जो चाहिए वो आ जाता है, वो तो बता रहे। अच्छा, ये तो बेसिक में ही पढ़ा दिया जाता है कि अगर डिस्क है, ये वाला किसके लिए बताया जा रहा है? ये अभी माना गया है डिस्क वाला का, स्फीयर भी रह सकता है, उसको भी देखेंगे। तो डिस्क वाला में बताया गया था कि मास जो होता है वो आर के प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो समझना, इसका मास अगर जो आप समझना जो कट किया गया है उसका मास मान लेते हैं कि आप m। तो अगर इसका मास सुनना इसका मास अगर m है तो इसके रिस्पेक्ट में पूरा का रेडियस 3 गुना है, तो मास 9 गुना होगा। किसका? पूरा का। क्लियर? तो पूरा का मास जो हो गया 9m हो गया, जिसमें से एक तो इसका ना है जी, इसका मतलब रिमेनिंग वाला का मास होगा कितना? 9m माइनस m या 8m। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? इसमें सेंटर ऑफ मास से कोई कंसेप्ट नहीं लगा है, तो कॉमन चीज। या तुम ऐसे भी कर सकते थे कि पूरा का मास m मान लो, तो इसका रेडियस 1/3 है, तो मास 9 टाइम्स कम होगा, माने m/9 होगा। तो पूरा का m, इसका m/9, तो इसका कितना होगा? m माइनस m/9। तू थोड़ा सा कैलकुलेशन में अच्छा नहीं लगता देखने में, ऐसे तुम कर सकते हो। देखो हम बगले में लिख रहे हैं खाली, तो उसमें हम ऐसे कर दे रहे हैं कि इसका मास मान ले रहे हैं m डैश, इसका सॉरी ये पूरे का मान लिए हैं m डैश, तो इसका मास कितना? इसका हो जाएगा कितना? m डैश बाई 9। ये हो जाएगा m डैश माइनस m डैश बाई 9। ये हो जाएगा कितना? 8 m डैश बाई 9। नहीं समझ आया? हम कहेंगे क्या कि तुम खाली ये प्रोसेस ध्यान रख लेना ना कि छोटा वाला का मास को मानते हैं, तो बड़ा वाला निकालोगे तो रिमेनिंग वाला का निकालने में आसानी ना होगा, और तुम कैसे भी करोगे तो आ जाए। क्लियर? हर बार ना अभी टू द पॉइंट बता दें कि तुम ऐसे ध्यान रखना, सवाल नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मेरा दिल नहीं माना, इसलिए एक बार फिर से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ऐसे समझना इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मैंने एक बॉडी यहाँ हो गया, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ये बता रहा है कि इसका हर हालत में वो दोनों मिलाने वाले लाइन पर ही रहेगा, इधर रहेगा तब तो नेट वाला है जो बीच में आएगा। ये समझना जी, दो बॉडी है तो वो दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास और नेट सेंटर ऑफ मास एक लाइन पर होगा, जिसमें नेट वाला इन बिटवीन में होगा। क्लियर? तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ और नेट सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो ये दोनों को मिला तो हर हालत में जो बचा रखा है उसका सेंटर ऑफ मास कुछ इधर होगा उसी लाइन पर, ताकि ये दोनों की इन बिटवीन में आ सके। क्लियर है ना? कोई तीन बार जब पढ़ोगे तो दिमाग में सेट होने लगेगा। समझ में आया? आप तो इसमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये वाला तो आपको डिस्टेंस पता है। अच्छा ये नहीं दिया, सॉरी, ये डिस्टेंस आपको देने रहेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला कितना लिख दे बोलिए? 2r/3 लिख दे रहे हैं, यार यहाँ 70 मीटर होता है, चलो इसको लिख दिए 2r/3 ये वाला। ठीक है, तो ये समझना है कि ये
2r/3 2r/3। अब बाद में जी क्या करेंगे, किसका टू का पॉइंट बता देंगे, कैसे याद कर ले तो हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना। अब हालांकि यहाँ से बढ़ने का दो तरीका, एक मिनट वहां पर हम बोले उससे पहले यहीं पर एक और बता दे रहे, निकल गया, लेकिन वो रिजल्ट याद रखिएगा छोटू, ताकि उसको भी यूज किया जा सके। इससे x1 दूरी पर है, इससे कितना दूरी पर है, x2 पर। देखो और रिजल्ट याद रखिएगा, m1 x1 ये बराबर होगा m2 x2 के। अरे बोलो यार, इसी से आया ये। लेकिन हम क्या बोलेंगे ना कि ज्यादा एक से निकालने का प्रयास करोगे, 4 जगह पर हो जाएगा कंफ्यूज। तुम क्या याद करोगे, सुनना, 2 बॉडी दिया हुआ है, ठीक है, बोलो यार। तो आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। तो अगर टोटल दे दिया, एक से पूछेगा तो ये वाला निकाल लो, इससे निकाल लोगे। और अगर एक से देकर के दूसरा से पूछा तब भी निकाल सकते थे, लेकिन इससे निकालना ज्यादा बेहतर होगा। इससे निकालो क्या करोगे, तो ये दे दिया है तो पहले ये करके ये निकालो, और फिर ये पुट कर करके निकालो। तू स्टेप बढ़ ना गया, बोलो यार। तो इसको याद रखना, इसका आगे भी यूज है, समझ में आया? तो आगे तो वही पर यूज हो जाएगा, और उसके बाद भी यूज हो, उसको हम लोग देखेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये समझना जी कि इसमें तुमको ये समझ आ रहा है कि ये नेट सेंटर ऑफ मास है, ये वाला नेट सेंटर ऑफ मास है। तो इसमें क्या दिया है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस दिया है या एक से दिया है? एक से दिया है, बेहतर है कि ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, m1 into x1, बोलो यार, ये बराबर हो जाएगा m2 into x2। नहीं समझ में आया? तो m कटना ही था, जो माने हुए नहीं वो कट ही जाएगा। इससे भी 4 हो जाएगा, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे 4 होगा ना, इससे नीचे जाएगा, फेल होगा। तो इससे कितना दूरी पर निकल गया, बोलो यार। अब सुनना हम क्या बोल रहे हैं, ये तो वह कंसेप्ट समझाया गया। तुम याद क्या रखोगे कि जब भी किसी पार्ट को रिमूव करेगा, इससे भी करोगे तो वही आएगा, तुम करके देख लेना। इधर से देखो, ये नहीं सोचना कि वैसे आएगा। अगर इसमें क्या होगा, 8m/9 into x1, ये बराबर होगा कितना के, m/9 into फिर 2r/3, करोगे ना जी, 2r/3 उसको कर लेगा, तो नहीं कट गया, तो वैसे करके कर लोगे तुम आ जाएगा। अरे बोलो यार, तो ये कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो पता चल रहा होगा आपको, बोलो। देखो ये हुआ समझाने के लिए, ठीक है। इसमें एक बार समझ गए तो सवाल जल्दी बनेगा। वो जो छोड़ दिए हैं उसमें तो क्या होगा कि बनेंगे तो इरिटेट हो जाओगे। इसमें देखो क्या किया जाता है, जैसे कि हमको कहेगा सवाल बनाने के लिए, तो जैसे कट वाला पोर्शन बोला है कि कट करके बताओ रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, हम सीधे क्या करेंगे ये समझना। हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और जिसको कट किया गया उसका मास यहाँ लिख देंगे। तो उसका मास जिसको कट किया गया उसी का मास मानेगा तुम्हें, ठीक है। तो जिसको कट किया गया उसका मास मान लोगे, और रिमेनिंग पोर्शन का मास को दूसरा एंड पर रख लो। तो यहाँ पर समझा कि इसका m माने था टोटल का रेडियस 3 गुना, टोटल का तो मास हो गया 9 गुना। तो 9 में तो एक ही है, तो ये कितना हो गया, अरे बोलो यार। आई सेंटर ऑफ मास है, तो तुमको पता है 2r/3, समझ आ रहा है? तो ये वाला अगर तुमको निकालना रहेगा, बोलो यार, x तो कैसे निकलेगा, इसका मास into x ये बराबर होगा उसका मास into 2r/3, बोलो यार। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, तो जाना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा। जब से कट किया तुमको समझ जाना है, जो कट किया वो पोर्शन का मास और जो बचा रखा है उसका मास, दोनों इन पर रख देना है। और नेट सेंटर ऑफ मास तो पता रहेगा आपको, कैलकुलेट कर लोगे, तो तुरंत ना बना दिया। अब उसमें तो भागो हटाओ, उसमें तो बड़ा लोचा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब इसी को हम लोग स्फीयर के लिए बनाते हैं। दिया हुआ है कि एक स्फीयर है, इसका रेडियस कुछ बोलो, कोई जरूरी नहीं कि आरे मान लोगे,
कुछ भी मान सकते हो, चलो 3 मीटर मानना है, चलो मान लेते हैं ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि r/2 माने इसका रेडियस r है, जिसका r/2 है, तभी नहीं यहाँ मिल जाएगा। अरे क्वेश्चन को दे ले रहेगा, या ये भी बोल सकता है कि ऐसा कट किया गया कि एक पोर्शन यहाँ पर है सेंटर पर, एक पोर्शन यहाँ से पास किया, तो मुझे समझना पड़ेगा कि इसका आधा ही होगा, तो ये भी 3 ना होगा जी। अरे बोलो यार, तो इसको कट करके निकाल लिया गया, तो यही पोर्शन ना बचा, बोलो। तब बोलेगा कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास जो यहाँ का है पॉइंट, इससे कितना दूरी पर है, समझ में आ रहा है? तो सवाल कैसे बनाओगे? तो कट करने वाला का बात किया है, अरे बोलो, तो कट करने वाला का बात किया है, तो क्या करोगे? कैसे पढ़ते हैं? पहले एक लाइन बना लेते हैं, बोलो। तो यहाँ पर भी एक लाइन बना ले सकते हैं, चलो यहीं पर एक लाइन बना लेंगे, इसमें एक जगह पर इसका मास रखेंगे, इसका मास m नहीं लिख देना, क्योंकि m का मतलब 3m तुम लिख दिया, कुछ अलग मान लेंगे, m डैश मान लेंगे, बोलो यार। जो कट किया गया ये वाला स्क्वायर याद रखना, ये क्या है? स्क्वायर। तो जो कट किया गया उसका 1 यूनिट पर मास रख लेंगे, बोलो यार। तो दूसरा जो बचा रखा है उसका यहाँ पर रखते हैं, दूसरा यूनिट पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं? यहाँ पर रख देंगे। अब सोचना इसका रेडियस तो 3/2 ना हो गया, तो इस प्रकार है कि इसके रिस्पेक्ट में पूरा का रेडियस डबल है, ये है स्क्वायर, माने r2 से मास वैल्यू करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में रेडियस जो है वो डबल है, तो मास कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स परसेप्शन है, सुना सुना काहे ऊपर तबियत खराब है, हाँ? अच्छा हाँ, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, बोला कहीं ऐसा नहीं कि पता नहीं चला, हाँ तो मानो से यहाँ समझना, चलो समझना क्या बोल रहे हैं कि कट जिसको किया गया उसके मास को 1 यूनिट पर रखेंगे, माने उसी के सेंटर मास पर रखेंगे, और जो बचा रखा है उसका मास यहाँ पर रखना है। तुम यहाँ पर भी बना ले सकते हो, तो कितना मास होगा इसका? इसके रिस्पेक्ट में इसका रेडियस डबल ना है जी, 3/2 हो गया, बोलो। तो रेडियस डबल है पूरे का, तो मास 1 टाइम्स होगा, क्योंकि r2 होता है, 1 टाइम्स हुआ टोटल, तो बचा बचा का कितना होगा? 7m। अरे m इसका एवरेज इसका था, इसका हो गया 8m, तो बचा बचा का 7m। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। नेट सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ पर। सबको पता है ना क्या कि ये दूरी तो मालूम है ना है जी, 3/2 मीटर, बोलो यार। तो ये कितना हो गया? 7m डैश इंटू x, ये बराबर होगा किसके? m डैश इंटू 3/2। तो दिक्कत लग रहा है क्या? कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3/14। समझ रहा है? तो इसी ढंग से जो कि डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि जेईई मेन में पूछा था सवाल किस टाइप का, देख लो, हमको एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, ठीक है, मैंने टाइप का हम बता रहे हैं। तो टाइप ऐसा था कि एक डिस्क है और इससे क्या किया है वो कि देखिए एक डिस्क है, इसका सेंटर यहाँ होगा, बोल रहा है कि इससे r/4 रेडियस का क्या कर लिया गया? एक डिस्क काट करके निकाल लिया गया। अरे बोलो यार। तो आपको बोल रहा है कि इसके मैं टोटल के सेंटर से सेंटर ऑफ मास जो है ना, अरे बोलो यार, ये अल्फा r दूरी पर देखा गया, समझ में आया? अरे रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस सेंटर से अल्फा r दूरी पर देखा गया। तो बताइए कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है, समझ आ रहा है ना? देखो एग्जाम अगर तुमको ध्यान है जो हम बताए हैं तो तुरंत बना लेगा। देखो कैसे, सबसे पहला काम क्या करेगा? वो लाइन खींचेगा, वो लाइन खींचेगा और
जिसको कट किया उसका मास मान लेगा ये। अरे बोलो यार। तो दूसरे एंड पर जो बाकी बचा क्या है उसका, तो समझना इसका रेडियस आता है कुल, टोटल का रेडियस 8, तो रेडियस टोटल का 4 गुना, तो मास 16 गुना। बोलो यार। तो इसका m है तो टोटल का 16, तो बचत का 15। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और नेट सेंटर ऑफ मास जो है वो दिए हुए हैं डाटा में, तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हम लिखे नहीं थे। चलो मान लेते हैं कि r/2 है। फिर से बोल रहे हैं हमको डाटा नहीं याद है, कुछ तो कुछ दिया होगा, तो ये r/2 दिया, इसका मतलब समझ में आया कि यही वाला r/2 है। बोलो यार। तो आपको इसी के बारे में बोला अल्फा है, तो अल्फा बनाओ, तो हम अपना पहले निकालेंगे। तो क्या करेंगे 15m इंटू x, x1 जो बोलो बराबर होगा r/2 है ना जी। तो इससे कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना है r/30। इसी को क्या बोला अल्फा, इसी को ना बोला है अल्फा। तो डाटा अलग अलग हो सकता है, कंसेप्ट बताया अल्फा का वैल्यू हो गया 1/30। तो अगर दिमाग चलेगा नहीं लगा तुमको कि 1 मिनट में और मैक्सिमम तो 2 मिनट में, जे मिनट सवाल होता है 2 मिनट का टाइम होता है 2 मिनट। समझ आ रहा है ना आप लोगों में? जो कि मैंने मेडिकल वाला तो 1 मिनट में देता है। मेडिकल में भी क्या होता है ना कि कुछ सवाल 1.5 मिनट 2 मिनट में भी जा सकता है, लेकिन कुछ सवाल 3-4 गो सवाल बोलो, उसमें होता क्या है कि 5 गो 7 गो सवाल जो होता है, 8 गो सवाल होता है, तो फिर गलत होता है। तो पढ़े या देख के बायोलॉजी टाइप के मार दो। अरे बात समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो ये देखो समझाए हैं, लेकिन टू द पॉइंट हम यही बोलेंगे कि समझना सब साइड करो। जो कट किया है उसका मास मान के एक इन पर, तो जो बचा लगा उसका मास दूसरे इन पर। बचा का वाला भी ध्यान रखना कि इसका निकालोगे तो इसके हेल्प से पूरा का निकल जाएगा, इसमें से इसको घटा कर यहाँ रखो, आइए डिस्टेंस पता रहेगा तो हो जाएगा। बोलो यार। तो बस इतना जान जाओगे तुमसे सवाल बन जाएगा। और इसमें जी बताइए कि टोटल डिस्टेंस लगाइए, वो से पूछेगा 30 घंटा लगाओगे, और अगर एक से लेकर दूसरा पूछेगा तो ये लगाओगे। इसमें एक चीज ध्यान देना, इसका मास तो इसी से डिस्टेंस बराबर होगा इसका मास इनटू इसी का डिस्टेंस। इसको आगे भी यूज करेंगे तो हम लोग देखेंगे। समझ में आया? और इसमें क्या था कि टोटल डिस्टेंस और टोटल मास, और जिसमें निकाला उसको उल्टा से, इसमें समझ में आ रहा है ना दोनों में, मतलब ये नहीं कि इसमें उल्टा था, इसमें भी इसका मास तो इससे दूरी ऐसा नहीं। अरे बोलो इसको ध्यान रखिएगा, प्योर कॉम्पिटिटिव टाइप है ये। समझ में आ रहा है? मेरा क्वेश्चन आते रहता है, कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो। और इसी ढंग का कंसेप्ट रोटेशन में भी पढ़ना है कि बोलेगा इतना पार्ट निकाल लिया गया, तो बताओ जो बचा रखा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो उसको भी इसी ढंग से स्मार्टली। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ स्पेशल बॉडी जो होता है ना, जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो याद रखना है। एग्जाम में आएगा, याद रहेगा मार दीजिएगा, ना याद रहेगा तो इंटीग्रेट होकर के निकलता है, जो करना नहीं है उतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा वहां। समझ में आया? तो हर हालत में याद कर लीजिएगा, आएगा तो सीधे टिक मार दीजिएगा। ठीक है? तो हॉलोकोन के बारे में आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, लिखे नहीं थे इसलिए यहाँ पर लिख दिए। तो बेस से कितना हाइट पर रहेगा जी? तो h/3 हाइट पर रहेगा। समझ रहा? अगर ये सॉलिड होता था तो बेस से h/4 हाइट पर होता था। तो ये बताए थे हम, लिखे नहीं थे तो लिख दिए। ठीक है? और सेमी डिस्क का कितना होता है? तो सेंटर से कितना दूरी पर? 4r/3 पाई पर, जहां r क्या है? रेडियस। ठीक है? सब में आपको सिमेट्रिसिटी से पता चल रहा होगा कि इसी पर होगा। अगर डिस्क ऐसे बना देता, ऐसे बना देता डिस्क, तो इस साइड पर होता। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो पता तो चल रहा होगा आपको। हॉलो स्फीयर रहेगा तो सेंटर से कितना दूरी पर रहेगा? r/2 पर। ठीक है? और सॉलिड रहेगा तो सेंटर से कितना दूरी पर रहेगा? r/8। ये तो आप बता सकते हैं कि अगर इसमें सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से r/2 दूरी पर है, तो इसमें उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा मास ना नीचे। तो आपको लग रहा होगा कि इससे ये वाला कम होना भी चाहिए। समझ रहा है? तो ये सब रटे हुए रहना है, दिमाग नहीं लगाना। समझ में आया?
ये इंटीग्रेशन से बनता है, लेकिन उसको लेवल 1 में बताना बेवकूफी है, समझ आ रहा है क्या? अब कुछ चीज को खाली ये ध्यान रख लीजिएगा कि यूनिफॉर्म स्क्वायर, यूनिफॉर्म बोले मतलब कि डेंसिटी सेम है, वेरी नहीं कर रहा, आपको वेरिएबल देगा नहीं। यूनिफॉर्म स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा या रम्बस होगा, ठीक है? इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो इसका जो दोनों डायगोनल होता है ना, तो जहां पर कट करेगा वही वाला उसका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। बाकी एक क्या है कि ट्रायंगुलर लैमिना है, समझना। एक होता है ट्रायंगल, तो उसमें बीच में खाली है, रड से बना हुआ है, तो उसमें बीच में खाली है, ये बात समझ में आ रहा है? और एक क्या है कि ट्रायंगुलर लैमिना माने बीच में भी है, बोलो यार। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो अगर कोऑर्डिनेट दे देगा तो आप ऐसे निकालिए, x1 + x2 + x3/3, x कोऑर्डिनेट होगा वैसे ही y1 का हो जाएगा, वैसे z का हो जाएगा, समझ आया? तो ज्यादा चांस है पूछने का इसी ढंग से, बोलो यार। और ऐसे थ्योरेटिकली ये बोल सकते हैं कि जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करता है, मीडियन मतलब समझ रहे हैं वैसे, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा उसको मिलाइएगा, वही वाला होगा मीडियन। तो जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करता है वही वाला सेंटर ऑफ मास होता है। अगर कोऑर्डिनेट देगा तो ऐसे करके डील करिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हैं? तो पता आपको चल रहा होगा। अब दिया हुआ है कि डेंसिटी जब बॉडी का वैरी करेगा तब सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, ठीक है? तो इसमें 3D वाला भी पूछ सकता है, 2D वाला भी पूछ सकता है, 1D वाला भी पूछ सकता है, लेकिन लेवल 1 में माने आप लोग के लेवल में जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या होगा कि केवल रड पर ही वेरिएशन देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? स्फीयर में वेरिएशन नहीं देगा, डिस्क में वेरिएशन नहीं देगा। दिया जा सकता है लेकिन वो देगा नहीं, तो वो वही चीज पूछ सकता है जिसको बनाने में टाइम कम लगे, समझ रहा है ना? 1 मिनट है तो क्या है कि 2 मिनट में बन जाए, ऐसा नहीं ना पूछ देगा कि 5 मिनट में बने, समझ आ रहा है ना? तो ये वाला जो है क्वेश्चन ये आएगा तो रड के लिए ही आएगा, इसलिए स्पेशली रड का ही हम एग्जांपल दिए, ठीक है? इसमें क्या किया जाता है ये समझिएगा। अगर जो डेंसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है, या कंटिन्यूअस बॉडी रहता है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन कंटिन्यूअस बॉडी तो के लिए भी दिमाग आपको नहीं लगा रहा है। जब डेंसिटी वेरी करेगा तो आपको समझ जाना है कि ये वाला रड वाला क्वेश्चन में पूछेगा, उसको बना लेंगे, ठीक है? तो ये बोला क्या रहता है ना कि अगर डेंसिटी वेरी कर रहा है x दूरी जाने पर, ठीक है, तो हम लोग x दूरी जा कर करके dx पोर्शन पकड़ेंगे, x दूरी जाकर के क्या करेंगे? dx पोर्शन पकड़ेंगे और उसका मास निकाल देंगे, तो उसका भी मास छोटा सा मास होगा dm, तो उसको यहाँ पर रख कर करके अब इंटीग्रेट करेंगे और नीचे भी वही वाला dm रख कर करके इंटीग्रेट करेंगे। बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा, समझ में आया? तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए या जब डेंसिटी वेरी करता है तो ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन आपको कैसे दिमाग में सेट करना है कि रड पर वेरी करता हुआ देगा ना, अरे बोलो यार, तो हम लोग इस ढंग से अप्लाई करेंगे, ठीक है? अगर बाई पर रड रखा हुआ रहेगा तो बाई पर लगाइएगा, जेड पर रखा हुआ रहेगा जेड पर लगाइएगा। अरे हो सकता है कि ऐसा देगा कि x y z तीनों वेरी कर, लेकिन वो आप में नहीं देगा, समझ में आया? ठीक है, तो लेवल 1 में केवल रड के लिए ही करना, समझ में आया? कैसे करोगे? x जा करके dx पोर्शन पकड़ोगे, अगर बाई पर रहेगा तो बाई जा करके dy पोर्शन में पकड़ोगे, बोलो यार। तो इसमें भी बहुत सारी चीज और बताया जा सकता है, लेकिन जितना बताएंगे उतने आपसे नहीं बनने का चांस रहेगा। तो लेवल 1 में एकदम इसी टाइप का आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा। अभी आया नहीं लेकिन इस टाइप का आना चाहिए। नीट में तो नहीं दिया है, पूछना चाहिए, जेईई मेन में दिया है इस टाइप का। तो इसमें क्या दिया हुआ है जी कि अगर लीनियर डेंसिटी जो है वो रड का इस ढंग से वेरी कर रहा है, तो आपको बताना है इस रड का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, समझ आ रहा है ना? तो ये तो x एक्सिस पर है, तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे कि यहां से ऑरिजिन से बाई सॉरी ये x करना है जी, तो ऑरिजिन से x दूरी पर जा कर dx पोर्शन को लेंगे, समझ में आ रहा है? x दूरी जा कर करके जी dy पोर्शन नहीं ले सकते हो, x जा करके dx से ले सकते हो, तो कैलकुलस का रूल है, y जा करके dy ही ले सकते हो, ठीक है? तो क्या करेंगे? x दूरी जा कर करके dx पोर्शन लेंगे, ठीक है? इसका मास आप निकाल लीजिए, ठीक है? उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? छोटा सा
पोर्शन का छोटा सा मास तो dm होगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, x सेंटर ऑफ मास, तो इसको इंटीग्रेट करिएगा, तो इसका मास कितना होगा, तो इसका l इंटू यहाँ का लैम्डा, तो इसका लेंथ तो हो गया dx, अरे बोलो यार, इसका लेंथ dx इंटू यहाँ का लैम्डा, तो यहाँ का लैम्डा क्या होगा, तो x दूरी पर जो लैम्डा होगा, तो x दूरी पर ही ना लैम्डा का इक्वेशन हो जाएगा, नहीं समझ में आया। x दूरी जा करके जो dx पोर्शन पकड़ोगे ना, उसमें कितना माना जाएगा, तो जो वहां से x दूरी का इक्वेशन दिया हुआ वही ना होगा। तो इसका मास कितना होगा, तो इसका लेंथ इंटू इसका लैम्डा, तो इसका लैम्डा कितना, तो x दूरी का इक्वेशन ये दिया हुआ लैम्डा का, तो ये समझ में आ रहा है कि लैम्डा इंटू x, लैम्डा नॉट इंटू x, ये हो गया dm, बोलो यार, इंटू x, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और यहाँ भी dm वैसे ही होगा, लेंथ इंटू लैम्डा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब हमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, तो एक इंड से दूसरा इंड तक, तो x का वैल्यू जब 0 लिख दोगे तो ये इंड पकड़ा जाएगा, फिर x का वैल्यू बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, यहाँ तक करोगे तो दूसरा इंड पकड़ा जाएगा। पूरे बॉडी को देखना, ये समझना है कि x का वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक होगा, बोलो यार, इसमें भी 0 से लेकर के कहां तक। मेडिकल में इससे हार्ड सवाल नहीं पूछ सकता, पूछा नहीं लेकिन पूछे, समझ में आया? अरे बोलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालोगे, अच्छा x से x काट दोगे तुम, ये इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद का कहानी है। ये समझना है कि लैम्डा नॉट यहाँ से बाहर निकालोगे, और लैम्डा नॉट यहाँ से भी बाहर निकालो क्योंकि कांस्टेंट है, तो वो पता है बाहर निकल के, ये समझ में आया? हाँ, तो अब क्या होगा बताओ यहाँ पे, तो ये तो हो गया x स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, बोलो यार, 0 से लेकर l डिवाइडेड बाई, ये हो गया x dx, ये dx स्क्वायर है, x इंटू dx, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत, 0 से लेकर के l तक। ये समझ में आया ना कि लिमिट कैसे लेते हैं, x का ऐसा वैल्यू पकड़ो कि एक इंट पकड़ा, और उसके बाद दूसरा इंट को पकड़ लो, बोलो। तो ये बराबर होगा किसके, तो देखो यहाँ l पुट करोगे तो l क्यूब बटा 3, 0 पुट करो तो -0, तो यहाँ l क्यूब बाई 3 आएगा, यहाँ l स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3, यहाँ l क्यूब है l स्क्वायर, तो ये होगा, समझ में आया? इसका मतलब रड का x कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का, वो यहाँ से 12/3 दूरी होगा, अब y तो 0 होगा ही, तो पता चला होगा y के डायरेक्शन में तो मास है नहीं, अरे बोलो, पता चला ना किस करें, तो वो वाला हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा आदमी फिजिकली भी सोच के ये पकड़ ले सकता था कि इस जोन में सेंटर ऑफ मास होगा, समझना, अगर ये यूनिफॉर्म रहता तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता, मिडिल पॉइंट में, मतलब l/2 दूरी पर होता, अगर ये यूनिफॉर्म होता तो, लेकिन इसका डेंसिटी वेरी कर रहा है लैम्डा इंटू x से, ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा उस डायरेक्शन में डेंसिटी ज्यादा हो रहा होगा, तो समझना, इस रड को देखोगे तो इधर डेंसिटी ज्यादा हो रहा है, तो नहीं लग रहा है कि इस जोन में मास ज्यादा है, इस जोन में मास कम है, तब तो हर हालत में सेंटर ऑफ मास l/2 से थोड़ा इधर शिफ्टेड होगा, तो उसमें भी दो ऑप्शन हो सकता है कि छट जाता, हमारा किसी से बढ़िया नहीं रहा, तो ऐसे भी फिजिकली सोच के ये तो समझ जाएगा कि हाँ भाई यूनिफॉर्म तो l/2 है, लेकिन इधर डेंसिटी बढ़ रहा है जिससे इधर ज्यादा होगा, तो l/2 मतलब 0.5 से जो ऑप्शन ज्यादा होगा उसी में से किसी का होना, तो देखो आया कि ना 0.66 l आया, बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अब इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ गिवन रड वेरीज एज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट 5l माइनस बाई, कुछ भी क्वेश्चन देता, तो कह रहा है कि बाई कोऑर्डिनेट बताइए सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, कोऑर्डिनेट बताइए सेंटर ऑफ मास का, ये बोल रहा है,
और बोल रहा है कि बाई जो इस इक्वेशन में है वो कहां से लिया गया है, ऑरिजिन से डिस्टेंस लिया गया है। तो जब रट रहेगा बाई एक्स स्क्वायर तो समझिए रहे होंगे आप कि यहां से बाई दूरी जा करके डी बाई कोसेक पकड़ेंगे। ये दिखाया इससे जा रहा क्या आएगा, इसी टाइप का सवाल है। ये इक्वेशन भले है उससे बदल देगा, समझ में आया। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कितना दूरी पर जाएंगे, यहाँ से बाई दूरी पर जाएंगे और कितना पोर्शन को पकड़ेंगे, हाँ डी बाई पोर्शन को पकड़ेंगे। ये बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद फिर वही पता लगा देंगे। तो बाई सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी माने इसका मास, तो उसका मास कितना होगा, तो लैम्डा इनटू एल। तो इस जगह पर लैम्डा तो इतना है, बोलो यार। बाई जाकर के डी बाई पोर्शन बहुत छोटा है, इसमें ना दिखाया गया वैसे। तो इसका लैम्डा कितना होगा, लैम्डा नॉट 5l माइनस बाई, ये हो गया लैम्डा इनटू इसका लेंथ डी बाई, ये हो गया मास, क्लियर, इनटू बाई। बोलो यार, समझ गए ना, कहां से कहां तक, तो समझना। रट का तुम क्या वैल्यू रखो कि एक इंड पकड़ा जाए, एल बाई का वैल्यू अगर एल कर दोगे तो ये नहीं पकड़ा जाएगा, दिक्कत लग रहा है क्या। ये वाला यहाँ हो जाएगा एल, और दूसरा वाला कहां पर रखोगे, तो फोरल को की निकले फोरल, ये समझ आ रहा है कि अगर इसका लेंथ फोरल देता तो यहाँ पर बाई हो जाता 5l, दिक्कत। तो ये समझ में आ रहा होगा कि 4l होगा, समझ में आया ना क्या बोले। अगर जो ये 0l देता, आई देता कि इसका लेंथ है जो कि 4l है, तो एक तरह से क्या हो गया कि ये l है, आई 4l है, ये 5l ना हो जाता है यहाँ से। लेकिन वैसा नहीं दिया, कोऑर्डिनेट दिया, बोलो। और उसी ढंग से क्या करोगे, नीचे भी करोगे, तो लैम्डा नॉट 5l माइनस बाई इनटू डी बाई, यही ना करोगे, एल से लेकर करके कोई दिक्कत लग रहा है आप लोगों को, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, समझ आ रहा है। तो ये किसके बराबर हो गया, तो फिर से लैम्डा नॉट को बाहर निकाले, पहले आप पहले बाहर निकाले, तब निकल गए। तो अब वहां पर कितना हो गया देखो, तो ये नहीं लग रहा है कि 5l माइनस बाई इनटू डी बाई है। तो करोगे इसको कैसे लिखोगे, 5l बाई इनटू डी बाई, कैसे करोगे 5l बाई डी बाई। तो उसमें क्या होगा जी कि 5l बाहर चल जाएगा, तो फिर बाई डी बाई बच जाएगा, इंटीग्रेशन जान रहे हो, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई 2, ये इसका हो गया। अब इसमें देखोगे तो होगा माइनस बाई स्क्वायर डी बाई, ये हो जाएगा माइनस बाई क्यू बाई 3। दिक्कत लग रहा है किसी को, ये हो गया एल से 4l डिवाइडेड बाई, इसमें करोगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा 5l डी बाई, 5l तो बाहर जाएगा और डी बाई का बाई माइनस बाई डी बाई बाई स्क्वायर बाई 2, ऐसा होगा। कहां से कहां तक होगा ना। अब इसी को क्या है कि आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे। तो क्या हो जाएगा जी कि इसको 4l पुट करिएगा, ये हो जाएगा 16l स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा 8l स्क्वायर, 8l स्क्वायर और 5 ये हो जाएगा कितना 40l क्यूब होगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला पुट करोगे तो 64l क्यूब बाई 3, ये वाला हो गया। जब इसको पुट किए तो इसको पुट करोगे तो l स्क्वायर था 5l स्क्वायर बाई 2 माइनस l क्यूब बाई 3 होगा ना जी, 5l क्यूब बाई 2 होगा ना, माइनस l क्यूब
डिवाइडेड बाई, फिर से यही वाला करोगे, इसको 4l पुट करोगे तो हो जाएगा 20l, होगा ना जी, 20l स्क्वायर, बोलो यार, और इसको पुट करोगे तो 60l स्क्वायर बाई 2, यही ना होगा, ये बात है। इसको पुट करोगे तो 5l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 2, यही ना होगा, माइनस l स्क्वायर बाई 2। इसी को आप डील कर लीजिएगा, जो भी आएगा आप डील कर लीजिएगा, ठीक है। पहले l स्क्वायर कॉमन करके ऊपर में कैंसिल कर दीजिएगा, l बाकी रह जाएगा, वो कर लीजिएगा आप, वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी ढंग से डील होगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है फिजिकली कि अगर ये यूनिफॉर्म होता तो सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पर होता, मिडिल पर, तो ये वाला l है, ये वाला 4l, इसका मतलब इसका लेंथ 3l है, तो 3l, तो इसका मतलब यहाँ से 1.5l होता, और एक l यहाँ पर, तो इसका मतलब 2.5l पर सेंटर ऑफ मास होता। इसमें बताओ तो सेंटर ऑफ मास y = 2.5l से ज्यादा दूरी पर होगा कि कम दूरी पर होगा, सोच के बोलना। तो उसके लिए तुम देखोगे कि भारी होता हुआ जा रहा है कि हल्का होता हुआ जा रहा है, बोलो, यहाँ देखो। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो y बढ़ेगा, तो ये टर्म घटेगा, बोलो यार। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो y बढ़ेगा, तो ये टर्म घटेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा क्या होगा, हाँ, मास पर यूनिट लेंथ, ये डेंसिटी जो है वो घटेगा, मतलब इस रन में इधर हल्का पोर्शन और इधर भारी पोर्शन, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास है जो कि ना कि वहां से 2.5 आया था ना जी, उससे कैलकुलेट करके देखिए तो 2.5 से नीचे ही आना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास में लेवल ओवर में हमको नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा पूछेगा, समझ में आ